हेलो क्लास 10 कैसे हो बच्चों। तो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि जो धातु है वो भूमि से हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। हमने उसमें बात की थी कि धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक होती है धातुओं की मुक्त अवस्था और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था। ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। संयुक्त अवस्था था ना। मुक्त अवस्था को ये हम उसकी प्राकृतिक अवस्था भी कहते हैं, नेटिव स्टेट, प्राकृतिक अवस्था। लेकिन मुक्त अवस्था में कुछ ही धातुएं होती हैं जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, यही जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधिकांश धातुएं जैसे जिंक है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो अन्य जो भी धातुएं हैं जो सक्रिय हैं वो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। और उन्हीं यौगिकों को हमने क्या कहा था, मिनरल कहा था, खनिज कहा था। और उनमें से इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है ना। इन खनिजों में से कोई खनिज ऐसा होता है जिससे धातु लाभपूर्वक और आसानी से निकलती है, उसको अयस्क कह देते हैं। और इस अयस्क से फिर धातु का निष्कर्षण किया जाता है ना। और निष्कर्षण करने के भी तरीके बताए थे। पहला बताया था कि अयस्क को कूटना और पीसना। दूसरा हमने कहा था कि अयस्क का सांद्रण यानी अयस्क में से अशुद्धियों को दूर करना कहा था ना। उसके बाद जो अयस्क हैं उनको तीन भागों में बांटा गया, यानी जो धातुएं हैं उनकी तीन कैटेगरी बांटी गई। सबसे पहले निम्न सक्रिय धातुएं, निम्न सक्रिय धातुएं, बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट नहीं बना रहा हूं। दूसरा था मध्यम सक्रिय, तीसरा था उच्च सक्रिय, था ना। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम निम्न सक्रिय धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि निम्न सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो हम अधिकतर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो जब सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं ना। भर्जन करने के बाद हमें क्या मिल जाती है, धातु मिल जाती है। और फिर धातु का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ये सिंपल सा एक तरीका है कि जो निम्न सक्रिय धातुएं हैं वो अधिकांशतः सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मरकरी है निम्न सक्रिय धातु, तो HgS, ठीक है ना। तो ये एक निम्न सक्रिय धातु है मरकरी, जो HgS के रूप में पाई जाती है। इसका भर्जन करते हैं। भर्जन यानी उसको, अभी भर्जन क्या होता है अभी आगे बताता हूं। इसको हम भर्जन करते हैं। भर्जन होता है कि जब वायु की अधिकता में बहुत ज्यादा यानी अधिक वायु की उपस्थिति में जब किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो वो भर्जन कहलाता है। अभी वो आगे टॉपिक में आएगा, वहां पर बताऊंगा। भर्जन करने के बाद हमको धातु मिल जाती है। तो हम यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमने क्या करना है कि निम्न सक्रिय धातुओं को प्राप्त करना। निम्न सक्रिय धातुओं को प्राप्त करना। तो पहले ही हमने बात कर चुके हैं कि निम्न सक्रिय, उनकी सक्रियता पहले ही बहुत कम होती है। और निम्न सक्रिय धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, वो पाई जाती है आपके सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि निम्न सक्रिय धातुएं अधिकांशतः सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। और जब इनको गर्म किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे यहां देखो फ्लो चार्ट भी बना है, बिल्कुल वैसे ही। भर्जन क्या होता है, देखिए पहले मैं एक छोटा सा यहां पर आपको बता देता हूं कि भर्जन क्या होता है। भर्जन को अंग्रेजी में रोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है ना। रोस्टिंग माने होता है, भर्जन हमेशा किया जाता है सल्फाइड अयस्क का। पहले तो ये ध्यान रखना, अधिकांशतः जो भर्जन है वो सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, वो भर्जन कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा निस्तापन क्या होता है, निस्तापन भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है
और जो निस्तापन होता है वो धातु कार्बोनेट का किया जाता है। निस्तापन ये किया जाता है जिसमें कार्बोनेट अयस्क होगा, CO3 2 नेगेटिव, जैसे सोडियम कार्बोनेट या जो जहां भी CO3 ग्रुप आपको दिखेगा CO3 2 नेगेटिव। भर्जन और निस्तापन में एक ही चीज का अंतर है बस, एक तो क्या है भर्जन सल्फाइड और निस्तापन किसका किया जाता है, धातु कार्बोनेट का। दूसरा भर्जन वायु की अधिकता में होता है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना, अनुपस्थिति कह दो या बहुत निम्न मात्रा में, जब वायु की बहुत सीमित मात्रा में, कम मात्रा में। तो क्योंकि अभी निस्तापन के बारे में हमने बात नहीं करनी है क्योंकि यहां पर भर्जन शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए मैंने भर्जन के बारे में आपको बताया। तो निम्न सक्रिय धातुएं हमेशा सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है और जब इनको गर्म किया जाता है, यानी जब सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है तो आपको क्या मिल जाती है, धातु मिल जाती है। और ये ध्यान देना, जब हम भर्जन करते हैं कौन सा अयस्क का करते हैं, सल्फाइड का। ठीक है ना, भर्जन करने के बाद ये सल्फाइड अयस्क किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप याद रखना। जब हम भर्जन करते हैं तो सल्फाइड अयस्क किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में। जब हम निस्तापन करते हैं तो जो कार्बोनेट है वो भी किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में। यानी भर्जन और निस्तापन हम क्यों करते हैं, भर्जन और निस्तापन हम करते हैं कि जो अयस्क है, चाहे वो धातु सल्फाइड हो चाहे वो धातु कार्बोनेट हो, उस अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन आसानी से हो जाता है। अभी आगे को जब हम अपचयन करेंगे तो ऑक्साइड बहुत आसानी से अपचयित हो जाते हैं, जबकि सल्फाइड और कार्बोनेट आसानी से अपचयित नहीं होते हैं। तो हमने सीधी सीधे बात की कि जो निम्न सक्रिय धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं और जब हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो आपको सीधे धातु मिल जाती है। उदाहरण ले लेते हैं, देखिए एक निम्न सक्रिय धातु मरकरी है। ठीक है ना, इसका जो अयस्क है वो है HgS। ठीक, अब होता क्या है, जो मरकरी जो निम्न सक्रिय धातु है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में रहती है, क्योंकि सल्फर लगाया तो सल्फाइड हो गया। तो भर्जन, इसका हम भर्जन करते हैं, HgS जो है भर्जन करते हैं। भर्जन अर्थात वायु की अधिकता में, तो वायु की हम क्रिया कराएंगे किससे, HgS से। तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है HgO में। पहले यहां पर लिखा है, देखो जब भर्जन करते हैं तो सल्फाइड किस में बदलता है, ऑक्साइड में। ये सल्फाइड किस में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है। ठीक, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गई होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो निम्न सक्रिय धातु थी, जैसे उसका जो अयस्क है सल्फाइड अयस्क HgS, उसको वायु की अधिकता में हमने गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, तो हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड। देखो सल्फाइड अयस्क किस में बदल गया, ऑक्साइड अयस्क में बदल गया है, ये ऑक्साइड है, बदल गया ना। अब क्या होगा, सल्फाइड किस में बदल गया, ऑक्साइड में। अब जब इस ऑक्साइड को HgO को गर्म किया जाता है तो इससे मरकरी अलग हो जाती है, हो गई। तो हमने क्या कहा था, देखिए यहां से फ्लो चार्ट से लेते हैं हम। हमने कहा था निम्न सक्रिय धातु जो होती है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, जो हमने दिखा दिया। ठीक, उसका क्या किया जाता है, भर्जन। भर्जन हमने कर दिया, वायु की अधिकता में गर्म किया, क्या मिल गया, भर्जन के बाद क्या मिलता है, ऑक्साइड। तो हमको ऑक्साइड मिल गया। इस ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो आपको मरकरी धातु मिल जाती है, ये आपको मिल गई मरकरी। अब ये मरकरी थोड़ी अशुद्ध होती है, इसलिए इसका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, कैसे हम शुद्धिकरण करते हैं। ठीक, अब हमने करना क्या है, दूसरा लेना है कि जो मध्यम सक्रिय धातुएं, देखो मेन यही है कि जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, मध्यम सक्रिय धातु का निष्कर्षण। तो मध्यम सक्रिय धातुएं जैसे Fe है आपका, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये सब मध्यम सक्रिय धातुएं हैं। ठीक, ये धातुएं सामान्यतः या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं या ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती हैं। देखिए पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक, सल्फाइड होगा तो हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। अब कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, भर्जन। यहां पर लिखता हूं, देखो सल्फाइड अयस्क का क्या किया, भर्जन। कार्बोनेट है तो इसका क्या किया, निस्तापन। इसका क्या किया हमने, निस्तापन। और अभी आपको बताया है कि भर्जन करने के बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है ना। भर्जन करने के बाद क्या मिलता है, ऑक्साइड। और निस्तापन करने के बाद भी क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है ना। अब ऑक्साइड तो हमको मिल गया, अब हमने क्या करना है, इस ऑक्साइड को किस में बदलना है, धातु में।
तो हम इसका क्या करते हैं, अपचयन। हम इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। और जब अपचयन करेंगे तो हमें धातु मिल जाएगी सीधे सीधे। हमको मेटल प्राप्त हो गई, लेकिन धातु शुद्ध नहीं होगी। किस अवस्था में होगी, अशुद्ध। इसलिए उसके बाद इनका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण। उसके बाद इनका शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु मिलती है। अब कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। अब भर्जन और निस्तापन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। भर्जन मैंने आपको बता दिया कि भर्जन क्या होता है। भर्जन होता है, किसका होता है, सल्फाइड अयस्क का। परिभाषा पीछे लिख चुका हूं। भर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का, वायु की अधिकता में। वायु की अधिकता में, यानी जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। दूसरा, हम निस्तापन की बात करते हैं। निस्तापन क्या होता है, सेम है। निस्तापन किसका किया जाता है, जो कौन से अयस्क होते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट अयस्क को जब वायु की सीमित मात्रा, कह सकते हैं इसको हम, वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं गलनांक से नीचे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना, और आपके पास दूसरा जिंक कार्बोनेट है ना। ये दो अयस्क हैं, एक जिंक सल्फाइड, एक जिंक कार्बोनेट। अब ये सल्फाइड है तो इसका भर्जन होगा। इसका क्या होगा, भर्जन। गर्म दोनों में करना है, भर्जन में भी गर्म करना है और निस्तापन में भी क्या करना है, गर्म करना है। निस्तापन किसका होता है, कार्बोनेट का। भर्जन किसका होता है, सल्फाइड का। तो भर्जन में हम वायु लेते हैं, इतना ध्यान रखना। भर्जन में हमने जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन लिखा है, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं लिखा क्योंकि ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो जब इनको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ZnO प्लस SO2। ये पहले भी बता चुका हूं कि चाहे भर्जन हो चाहे निस्तापन हो, धातु जो सल्फाइड है या कार्बोनेट है वो किसमें बदल जाएंगे, ऑक्साइड में। अब जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो क्या हो रहा है, देखिए यहां हमने जिंक सल्फाइड का भर्जन किया वायु के साथ, जिंक ऑक्साइड मिला। यहां हमने जिंक कार्बोनेट का निस्तापन किया वायु की अनुपस्थिति में, तब भी क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। इसके बाद क्या किया जाता है, देखो हमने क्या लिखा था, भर्जन किया निस्तापन किया, क्या मिला, ऑक्साइड। वही हमने यहां भी किया, इसका भर्जन तो ऑक्साइड मिला, इसका निस्तापन किया तो भी ऑक्साइड मिला। अब हमने क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन अनेक प्रकार से होता है। मैं एक प्रकार बता रहा हूं कि कार्बन द्वारा अपचयन। कार्बन द्वारा अपचयन, आप समझ रहे होंगे आई होप कि हम कर क्या रहे हैं, हम इन धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं। अब पहले ही बोल दिया, ये धातुएं या तो सल्फाइड के रूप में होती हैं या कार्बोनेट के रूप में। जैसे कि हमने यहां बात की, जिंक सल्फाइड के रूप में भी हो सकता है, जिंक कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है। जब सल्फाइड होगा तो भर्जन करेंगे, जैसे यहां किया, और जब कार्बोनेट होगा तो निस्तापन करेंगे, जैसे यहां किया। दोनों का जब भर्जन करें या निस्तापन करें तो हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिला ना, ये जिंक ऑक्साइड, ये भी जिंक ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगी, धातु। तो जैसे अभी हमको जो ऑक्साइड मिला था, इसको हम कार्बन के साथ इसका अपचयन करते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाने के बाद उसको गर्म करते हैं, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ चली जाती है, कार्बन के साथ। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर किसके साथ चली गई, कार्बन के साथ। तो हमारा क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई ना। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए हमको प्राप्त क्या हो गया, जिंक धातु प्राप्त हो गई, जैसे हमने यहां पर लिखा था। फिर इस धातु का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण, जो हम कल के टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में कि मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। थैंक यू।